Hello dear students, today we are going to start our next unit number 5, system of particles and rotational motion. So our next unit is system of particles and rotational motion. इस यूनिट के दो पार्ट्स हैं, हम वन बाय वन करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे आज से, ये 2 दिन 3 दिन या 4 दिन जब भी ख़त्म होगा उसके बाद हम सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेन क्या है, अभी तक जो 4 यूनिट्स में हमने स्टडी किया है, ये सॉरी ऊपर लिख दिया, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ओके फाइन। तो अभी तक क्या है कि अभी तक हमने सीखा है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सीलरेशन क्या है, ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी की वजह से उसका मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, उसके ऊपर फोर्स जो लगता है वो कहाँ पर लगता है। ऐसे ही हमने क्या मान लिया कि वो एक पूरी बॉडी एक पॉइंट मास बॉडी है और उसके ऊपर कहीं पे भी फोर्स जो लगा है उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और उस बॉडी की डायमेंशन, ऐसा हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि कोई अगर बॉडी है, उसके बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके वो बॉडी बनती है। अब फोर्स कहाँ लगा है उस बॉडी के ऊपर, मान लिया ये एक बॉडी है, इसके ऊपर हम बोलते हैं कि इसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई यहाँ अप्लाई किया, इससे तो ये सीधा जाएगा। अगर यहाँ अप्लाई करोगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ अप्लाई करोगे तो ये उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो अब हम बिल्कुल बारीकी से डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे कि इस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं इंडिविजुअली, उनके ऊपर अलग अलग क्या बिहेवियर है, अलग अलग जगह पे फोर्स अप्लाई करने से या टॉर्क अप्लाई करने से क्या अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। अब हम इस पूरी एक कंप्लीट बॉडी को ऐसे मान के नहीं चलेंगे कि इसकी अपनी कोई डायमेंशन नहीं है, कहीं पे भी फोर्स अप्लाई करो ऐसा रिजल्ट आएगा। अब हम इस बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो उनका अलग अलग मास है, उनको भी कंसीडर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अलग अलग लोकेशन में एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से या किसी एक्सटर्नल एजेंट से क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोशन कितने तरह का होता है। मोशन मेनली काइंड ऑफ मोशन में प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल या फिर इनका कॉम्बिनेशन। तो काइंड ऑफ मोशन ये 3 तरह का हो सकता है। या तो प्योरली एक लीनियर सीधे रास्ते से है, उसको बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड है प्योर रोटेशनल मोशन एंड थर्ड वन इज combination of translational and rotational motion। अब 1 बाय 1 मान लिया डिस्कस करें। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, जैसे ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक बॉडी ऐसे रख दी तो ये एक इंक्लाइंड स्मूथ प्लेन है। अब ये बॉडी क्या करेगी, ऐसे नीचे आएगी,
कुछ समय बाद ये ऐसे होगी, उसके बाद और नीचे कुछ समय बाद ये ऐसे। तो इसका हर एक पॉइंट, ये लाइन पहले यहाँ थी, यहाँ पहुँच गई, ये यहाँ थी, यहाँ पहुँच गई। कोई सेंटर की लाइन अगर ये है तो पहले यहाँ थी, बाद में यहाँ पहुँच गई। तो इसका हर पॉइंट सेम डिस्टेंस को कवर करता है और सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इसके लीनियर मोशन में हैं। तो अगर एक ऐसा मोशन है वेयर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एनी बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लीनियर पाथ, देन वी विल से that motion of that particular body will be known as pure translational motion। तो इसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी, each point, सारे के सारे पॉइंट, is covering equal distance and मूव लीनियरली, सारे सीधे रास्ते पे चलेंगे। तो वो मोशन एक हमारा बन जाएगा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब सेकंड है प्योर रोटेशनल मोशन, किसको बोलेंगे? जैसे एक सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग अपने सेंटर से आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मान लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, ये ऐसे घूम रही है। तो इसका हर पॉइंट, इस रिंग का ये पॉइंट भी, चलो रिंग नहीं, मैं इसको डिस्क मानता हूँ, एक सॉलिड है ये, पूरा एक डिस्क है गोल ऐसा। तो इसका एक पॉइंट मान लिया ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ सेंटर पे है। तो देखो जब ये घूमेगी तो फर्स्ट पॉइंट ऐसे आगे जाएगा, सेकंड पॉइंट इधर जाएगा, थर्ड पॉइंट इधर जाएगा, फोर्थ पॉइंट, और फिफ्थ अपने ही एक्सिस से चारों तरफ ऐसे घूमेगा। तो जब ये ऐसे घूमेगी तो इसका हर पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन में है। एवरी पॉइंट इज इन सर्कुलर मोशन एंड दे आर कवरिंग इक्वल एंगुलर डिस्टेंस। अब ध्यान देना, एंगुलर डिस्टेंस, जितना एंगल फर्स्ट पॉइंट ने कवर किया उतना ही सेकंड पॉइंट ने, इक्वल एंगुलर डिस्टेंस, देन इट विल बी नोन एज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या बन गया? ईच पॉइंट इज कवरिंग इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो ये एंगल कवर करता है, एंड मूव, या ऐसे लिख दो एंड रोटेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो प्योर लीनियर में बिल्कुल सीधे रास्ते पे और सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस कवर करें। प्योर एंगुलर पे सारे के सारे एंगुलर पाथ पे, रोटेशनल पाथ पे, और सब के सब सेम डिस्टेंस कवर करें, तो वो बनेगा प्योर रोटेशनल मोशन। अब कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन किसको बोलेंगे? दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मोशन, जिसमें दोनों कंबाइंड हैं, रोटेशनल मोशन भी है और ट्रांसलेशनल मोशन भी है। ये कैसे हो सकता है देखते हैं, बनाता हूं मैं इसको। दोबारा से मैं एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन बनाता हूं। इस प्लेन के ऊपर एक डिस्क है सर्कुलर, ये रखा हुआ है, ये इसका सेंटर है। अब इस केस में जब ये फ्रीली हम इसको छोड़ देंगे तो ये घूमते हुए नीचे की तरफ आएगी, थोड़ी देर बाद ये ऐसे पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये ऐसे एकदम से स्लिप करके नहीं आएगी, ये घूमते हुए आएगी, ये ऐसे घूमते हुए आएगी। जो पॉइंट 1 यहाँ पर है, ये थोड़ी देर बाद इस पे घूम के यहाँ चला जाएगा 1 डैश, और जो पॉइंट यहाँ पर था 2, वो 2
थोड़ा आगे आ जाएगा, 2 डैश ऐसे घूमते हुए। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पॉइंट इस ऑब्जेक्ट में, और भी अगर बीच में मान लिया ये फर्स्ट पॉइंट, ये घूम के यहाँ आ जाएगा, पहले मान लिया यहाँ था तो ये बाद में घूम के यहाँ आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि कोई भी जितने सारे भी पॉइंट्स हैं इसके, एक तो वो घूम रहे हैं इस सेंटर लाइन से, इसके रिस्पेक्ट में, एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो रोटेशन में है, साथ के साथ ये रिंग इटसेल्फ जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वो आगे भी बढ़ रही है, तो वो लीनियर मोशन में भी है। जो पहले यहाँ था वो यहाँ पहुँच गया, तो उसने लीनियर डिस्टेंस भी कवर की है इसने। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही मोशन है, ये आगे भी बढ़ता है और घूमता भी है। तो ये बन गया कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ पे दोनों इफेक्ट हैं और प्रैक्टिकली यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पर दोनों इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि मान लिया कोई भी बॉडी है, उस बॉडी पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हम उसका मोशन या उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो किस पॉइंट के अक्रॉस हम फोर्स लगाएं कि हमें हमारा रिजल्ट बिल्कुल वही मिले जो हमने उस बॉडी को एक पॉइंट मास बॉडी, एक छोटी सी बॉडी मान के काम किया था। तो ऐसे तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, यहाँ पे भी इसका एक पार्टिकल है, इसका मास है उसका, यहाँ पे भी है, हर जगह पार्टिकल्स हैं बहुत सारे और सबका अपना अपना मास है। कहाँ पर मैं एक फोर्स लगाऊं कि ये 2 मीटर सिर्फ आगे जाए फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं ये आगे ऐसे लगाऊंगा तो ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे लगाऊं ऐसे घूम जाएगा। तो ये सेंटर पॉइंट पे अगर मैं ऐसे लगाऊं तो ये आगे जाएगा। तो ये सेंटर पॉइंट जो शब्द मैंने बोला है, ये हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे निकलेगा? तो ये इस तरीके से एक जितने भी ये सारे मासेज हैं इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स के, उनका एक ऐसा पॉइंट हम निकालते हैं जिस पॉइंट पे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट व्हेन यू वर कंसीडरिंग इट एज ए पॉइंट मास बॉडी, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या बन गया? ये जितने भी सारे मासेज हैं इसके अलग अलग पार्टिकल्स, उनका एक कॉमन पॉइंट जहाँ पर ये बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड होगी, जहाँ पर इन सब का इफेक्ट आ जाएगा। अगर एक फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ये पूरी बॉडी को हम एक पॉइंट मास बॉडी मानते, एक छोटी सी बॉडी मानते। तो सेंटर ऑफ मास, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है? जैसे मान लिया निकालना है किसी बॉडी का, concept of center of mass. For example, this is x-axis, y-axis and z-axis. ये एक बॉडी है। अभी एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि इसके ये 2 पार्टिकल्स से बनके मिलके बनी हुई है। एक पार्टिकल ये है, इसका m1 मास है, एक पार्टिकल इसका ये है m2 मास है, और ये फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर या इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन r1 है और इसकी r2 है। अब मैं एक ऐसा पॉइंट चाहता हूँ जो इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट हो, जहाँ पर अगर आप फोर्स अप्लाई करो यू विल गेट द सेम रिजल्ट व्हेन यू वर कंसीडरिंग इट एज ए होल बॉडी एज ए पॉइंट मास। अब देखो ये अलग अलग पार्टिकल्स जितना इफेक्ट देंगे इनकी अलग अलग डिस्टेंस पे, उतना ही इफेक्ट इसका टोटल मास देना चाहिए एक कॉमन डिस्टेंस पे, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास।
तो वो सेंटर ऑफ मास ऐसे ही रैंडमली मैंने मान लिया, वो सेंटर ऑफ मास मैंने ये मान लिया कि कैपिटल आर डिस्टेंस पे है। तो इस कैपिटल आर डिस्टेंस पे हम क्या मान लेंगे कि इसका टोटल मास है m1 प्लस m2। तो जितना ये इंडिविजुअली अपना अपना इफेक्ट देंगे, m1 प्लस r1, m2 प्लस r2, इतना इफेक्ट आपको मिलेगा अगर आप इस r डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे करोगे तो टोटल मास कितना बनेगा, m1 प्लस m2 इंटू में r। तो r की वैल्यू क्या आ गई, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये r क्या है, दिस r इज नोन एज सेंटर ऑफ मास ऑफ दी ऑफ दिस होल बॉडी। तो दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट बॉडी। तो ये एक वो पॉइंट आ गया जहां पर आप ये मान सकते हो कि पूरा का पूरा मास इसका यहाँ इस आर पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड है, पूरा बॉडी का मास यहाँ पर है। और अगर आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको अगर रोटेशनल मोशन चाहिए तो रोटेशनल मिलेगा, ट्रांसलेशनल चाहिए तो ट्रांसलेशनल मिलेगा, जैसा भी आपको चाहिए। कब, जब आप अभी तक की स्टडी आपने 4th यूनिट तक की है, ये मान के करते थे कि आवर बॉडी इज ए पॉइंट मास बॉडी, उसकी कोई डायमेंशन नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली भी अगर आपको ऐसा चाहिए तो इसका पहले पॉइंट सेंटर ऑफ मास निकाल लो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो, देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये इसकी जो पोजीशन है वो इंडिपेंडेंट है। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चूज किया, जैसे अभी मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ओरिजिन से लिया। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से ले लेता, इसकी दूरी लेता मान लिया x1, इसकी लेता x2, तो भी आपकी r की वैल्यू सेम आती। तो फर्स्ट इसमें आपको क्या याद रखना है कि पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is independent of the choice of coordinate system। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको कि आपने कहाँ से रेफरेंस पॉइंट लिया है। दूसरी बात यह है कि सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है कि इस बॉडी की खुद की शेप या साइज क्या है, इसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे ये एक बॉडी है, अभी ये ऐसे दिखाई दे रही है, इसी बॉडी में अगर बीच में से आधी बॉडी को हम होलो बना दें, खाली बना दें, तो आधे पे मास नहीं है, आधी पे मास है। तो फिर जो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, जिधर ये भरी हुई है उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये डिपेंड करता है बॉडी की शेप क्या है, साइज क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वो अगर एक बॉडी में हम अलग अलग बना देंगे शेप या साइज या मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो भी शिफ्ट करेगा, वो वेरी करेगा। तो नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास डिपेंड अपॉन द शेप, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि ट्रांसलेशनल मोशन अगर होता है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसलेशनल का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी एक सीधे रास्ते से चले जा रही है, तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज नहीं होगा।
in translational motion no change in center of mass, उसकी जो भी पोजीशन है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। अगर रोटेशनल मोशन है तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, क्योंकि बॉडी घूम जाएगी। बॉडी अगर घूम जाएगी तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। इन रोटेशनल मोशन चेंज इन द सेंटर ऑफ मास, तो ये नो यहाँ पे नहीं लगेगा। यस, देयर विल बी चेंज इन द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब ये जो अब आपने अभी तक सीखे हैं न्यूटन्स के लॉ या मैकेनिक्स का कोई भी लॉ, तो वो सारे लॉ इस कॉन्सेप्ट पे भी वैलिड हैं। जब सेंटर ऑफ मास की आप बात करोगे तो भी आप ये कॉन्सेप्ट, जितने आपने मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो यहाँ पर भी बात करेंगे। अगर आप डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानते हो किसी बॉडी के, या अलग अलग बॉडीज हैं उनके सबके मासेस के बारे में आप जानते हो, तो उनका एक कॉमन सेंटर ऑफ मास भी आप निकाल सकते हो, जो आपने फार्मूला बनाया है m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अभी मैंने दो बॉडी ली थी, दो पॉइंट्स लिए थे, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हैं, तो m1r1 प्लस m2r2 ऐसे mn तक चले जाओ, नीचे m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। तो ऐसे करके आप एक कॉमन सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, चाहे कितने भी पार्टिकल्स हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो अभी हम कल बात करेंगे इसके आगे एडवांस क्या क्या, इससे क्या हमारा अलग अलग मोशन होता है, उसमें अलग अलग हम कैसे स्टडी करेंगे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सारी चीज़ें। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर। थैंक यू।